Very good morning, students. And today our topic is rank correlation, and that one is there after Karl Pearson coefficient of correlation coefficient. उसके बाद का ही, ठीक है ना। पहले तो थोड़ा ऐसे समझ लें कि रैंक कॉरलेशन को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब कार्ल पियर्सन साहब के ऑलरेडी दिए हुए फॉर्मूले थे। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप मार्केट से कलेक्ट कर रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमेशा ही आपके पास नंबर्स में हो, या मैं कहूँ क्वांटिटेटिव हो। हमेशा क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन पर काम नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि जो भी कोई भी प्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो ह्यूमन बीइंग के लिए कर रही है। ह्यूमन बीइंग्स के इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, चॉइस है, प्रेफरेंसेस हैं, ये सब कुछ है। और वो इन सभी चीज़ों को जब परचेज़ करेगा तो उनके साथ लिंक करता है, जोड़ता है कि साहब मुझे कौन सी कलर की गाड़ी खरीदनी चाहिए, ठीक है ना, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इसके अंदर कितनी कंफर्टेबिलिटी है, इसकी अंदर डेप्थ कितनी है, ठीक है ना। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको वो कैलकुलेट करता है। दैट मीन्स हमेशा डाटा क्वालिटेटिव नहीं आता, मोस्टली डाटा क्वालिटेटिव आता है, क्वांटिटेटिव नहीं आता। क्वालिटेटिव आता है, विशेषतापूर्वक आता है, जो कि फीलिंग्स, इमोशंस, इन सबसे जुड़ा हुआ हो। तो क्या जो चीज़ आपकी क्वालिटी में आ रही है नंबर्स में आ ही नहीं रही, जबकि स्टैट में हम स्टार्टिंग में कह रखे थे कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ संख्याओं से डील करती है, इमोशंस और फीलिंग्स से डील नहीं करती। मगर अगर हम ह्यूमन बींग्स के लिए ही देखें, कॉर्पोरेट्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो भी मार्केट में सर्वाइव कर रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं। सोसाइटी का डेवलपमेंट हम इसलिए कहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ ह्यूमन बींग। और व्हेन वी आर सेइंग दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ ह्यूमन बींग, द वेस्ट सोसाइटीज आर टू नीडेड, वेस्ट सोसाइटीज आर देयर ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, वेस्ट नेशन इज देयर फॉर द डेवलप्ड नेशन। तो सब कुछ क्या है कि आपको क्वालिटी वाइज अपने ह्यूमन बींग्स को सबसे ज़्यादा डेवलप करना है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म जब भी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी तो सबसे पहले उनकी विशेषताओं को जानेगी। मगर ये तो भैया नापी नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो स्टैटिस्टिक्स किस में डील करेगी। स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस आर यूज्ड ओनली ऑन द क्वालिटेटिव डाटा, बट द फीलिंग्स, बट द इमोशंस, बट द डिजायर्स, बट द प्रेफरेंसेस, बट द चॉइस आर टू बी कम्स फ्रॉम द कंज्यूमर साइड। ये सब क्या है? क्वालिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा जब है तो इस पर कुछ यूज ही नहीं हो सकता, तो फिर काम कैसे होता? तो कार्ल पियर्सन साहब ने जो दिया था वो क्वांटिटेटिव पे दिया था, मगर क्या हमेशा ही मार्केट से इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव आएंगी? ये संभव नहीं है। जैसे कोई कहे कि मेरा क्लास में अपमान किया गया, क्या उस अपमान को कोई तौल सकता है? मगर वो कहता है मेरी बेइज्जती हुई। तो आजकल आपने देखे होंगे कि उल्टे सीधे केसेस होते रहते हैं, ठीक है ना। या मैं कहूँ वो बच्चा बहुत सुंदर है, भैया सुंदर को कैसे डिफाइन करते हो? आप उसे तौल के बताओ कि भाई सब 5 किलो सुंदर थे या 10 किलो सुंदर थे? ये तो संभव नहीं है। कोई चीज़ कड़वी है जो आपने खाई, भैया कैसे बताओगे ये कड़वी थी? बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम फीलिंग्स के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू बता सकते हैं, मगर जब तक वो न्यूमेरिकल डाटा में नहीं आएगा हम इस पर कोई भी इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते। तो क्या ये फर्म जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर मार्केट में ऑपरेट हो रहे हैं इन पर डील करेंगे? तो क्या होता है, कुछ स्केल्स डेवलप करने पड़ते हैं, कुछ पैरामीटर्स डेवलप करने पड़ते हैं, उनके आधार पर हम इस क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेटा कोई भी स्केल आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, अदरवाइज मैं भी क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट करके बताता कि कैसे आई हुई किसी की फीलिंग्स को, किसी की इमोशंस को, किसी की चॉइस को, किसी की प्रेफरेंसेस को हम कैसे एक आई हुई क्वालिटी को संख्या में बदल देते हैं, ठीक है ना। मगर आपके सिलेबस में नहीं है तो हम सीधे इस पर आएंगे। तो उस क्वालिटेटिव डाटा को किसी की सुंदरता हुई, किसी का लचीलापन हुआ, किसी का इमोशनपन हुआ, किसी की बेइज्जती हुई, किसी की सुंदरता हुई, ठीक है ना, कोई कड़वाहट हुई, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि, ठीक है ना, कोई चॉइस हुई, कोई कलर हुआ, कोई डिज़ाइन हुई, जिनको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं लेके आते, क्वालिटेटिव में आते हैं। तो उन सभी डाटा को हम एक फिक्स्ड पैरामीटर या स्केल के थ्रू क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ हो रहा था वो कार्ल पियर्सन साहब थे। मगर ज़िंदगी में हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि क्वांटिटेटिव डाटा ही आए, क्वालिटेटिव डाटा भी आता है। तो क्वालिटेटिव डाटा को या क्वालिटेटिव डाटा के थ्रू
जहां पर आप दो वेरिएबल्स के बीच में इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी, कॉज एंड इफेक्ट, एक का प्रभाव दूसरे पर दिखाने की कोशिश करते हैं या उनके रिलेशन को बताने की कोशिश करते हैं कि एक का प्रभाव दूसरे पर कितना पड़ा हुआ है, या एक के चेंज होने पर दूसरे में कितना चेंज आ जाता है, या उसकी डायरेक्शन क्या है, वो सेम डायरेक्शन बदल रहा है, दूसरी डायरेक्शन में बदल रहा है। ये सब कुछ आपके रैंक कोरिलेशन के अंतर्गत आता है। और इसको बताने का जो श्रेय था वो आपके स्पीयरमैन साहब ने दिया था, एडवर्ड स्पीयरमैन ने दिया था। इसीलिए इसको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको स्पीयरमैन साहब ने दिया था, इसलिए इसको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। और इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि कोरिलेशन के लिए कोफिशिएंट ये रहा, मगर रैंक के थ्रू निकाल रहे हैं तो इसके बेस पर हमने आर लगा दिया। फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। ये आपका फॉर्मूला है जब हम रैंक के थ्रू कोरिलेशन को निकालते हैं। बेटा एक इसके बाद और आएगा, वो आपके मॉडिफाइड या करेक्शन फॉर्मूला है। क्योंकि जब हम किसी को रैंक दे रहे होते हैं, आपने कहा ये बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ये बच्चा बहुत अच्छा है, दूसरा वाला कहता है हाँ साहब ये दूसरे वाले बच्चे को ये बच्चा बहुत अच्छा है, अब दोनों एक जैसे फंस गए, फिर क्या होगा, ठीक है ना। या मैंने कहा ये वाली चीज़ एक्स ब्रांड सबसे बेस्ट है, हमने कहा ये एक्स ब्रांड है, ये सबसे बेस्ट है। दूसरे बंदे आए वो भी कहते हैं साहब ये बेस्ट ब्रांड सबसे अच्छा है, तीसरे आए वो भी कहते हैं सबसे अच्छा है। तो जहाँ पर हम एक जैसे डेटा को पाएंगे, एक जैसी क्वालिटी को पाएंगे, एक जैसी क्वालिटेटिव बेस्ड इन्फॉर्मेशन को पाएंगे, तो उस डेटा को हम जो क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे इस फॉर्मूले में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है, उसे करेक्शन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर 1/12 m³ - m ऐड करना पड़ता है जितनी बार भी सेम क्वांटिटी आती है। वर्ड अभी नहीं है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में कराएंगे, ठीक है ना। चलो बेटा एक क्वेश्चन लिख लो इस पर। तो एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, तो कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय स्पीयरमैन रैंक मेथड। तो बेटा इसमें मेथड लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट ठीक है ना। तो मैं इसको ज़रा मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका x की वैल्यू दी है, मैं डायरेक्टली कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। पहले मैं कॉलम वाइज उतार देता हूँ। वैल्यू है 105, 130, 94, 105, 123, 94, 101, 94, 101, 80, 125, 80, 125, 140, 115, 140, 115, 90, 102, 90, 102, ठीक है ना। ऐसी आपकी, मैं भी यहाँ से डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ऐसी आपकी वैसे। चलो मैं ऐसे करता हूँ, तो गड़बड़ आ जाएगा आपके लिए थोड़ा। यह बाई वैल्यू दी गई है 82, 104, 41, 82, 104, 41, 65, 45, 65, 45, 125, 99, 125, 99, 80, 54, 80, 54 and 75, ये डाटा दिया गया है आपको, ठीक है ना। देखिए जब भी रैंक कोरिलेशन आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम दिए हुए डाटा को मानते हैं कि ये डाटा हमारा क्वालिटेटिव डाटा था, उसको एक पैरामीटर लीकर्ट स्केल या थर्स्टन स्केल्स के थ्रू आपके किसी R&D डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ने एक क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट करके आपको दे दिया है। तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया होता है उसके हम रैंक निकालते हैं, ठीक है ना। क्या निकालना पड़ता है? रैंक। जब भी हम रैंक निकालेंगे तो रैंक निकालने के लिए हम सबसे बड़ी वैल्यू से भी रैंक स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे छोटी वाली रैंक से भी सबसे छोटी वाली वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मगर ये ध्यान रखने वाली बात है
कि अगर हमने x के अंदर जो भी रैंक दी है, अगर वो हमने सबसे बड़ी से स्टार्ट की है, तो y वाली के अंदर भी जब हम रैंक का एलोकेशन करेंगे तो इट शुड बी फ्रॉम द बिगर वैल्यू।